हेलो बच्चों, मैं कल्याणी शर्मा कक्षा 5 की पाठ 3 शब्द संरचना लेकर आई हूँ। ठीक है, जो अपने हिंदी व्याकरण से है। देखिए यहाँ पे इंजन पर लिखा है कोई शब्द है जिसका नाम है रेलगाड़ी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि शब्द संरचना का मतलब क्या होता है कि मतलब शब्द को कैसे रचना की गई है उसको शब्द संरचना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेलगाड़ी शब्द दिया हुआ है, तो ये रेलगाड़ी को किस तरह से कैसे लिखा गया है, तो र जमा ए जमा ल जमा अ जमा ग जमा आ जमा ड़ जमा ई, तो रेलगाड़ी। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे दिया गया है, पटरी पे कुछ वर्ण दिए गए हैं, आपको उन वर्णों को जोड़कर सही शब्द बनाना है। यहाँ पे क्या दिया गया है बच्चों, य जमा आ जमा त जमा र जमा ई जमा ग जमा अ जमा अण जमा अ, तो बना यात्रीगण। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपको फिर से इन चित्रों को देखना है और चित्रों में क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए ये सब चीज़ें दिख रहा है, जैसे कूली है, चाय वाला है, और ये सिग्नल देने वाला जो पर्सन होते हैं वो है। तो इन सब चीज़ों को नाम बताना है और लिखकर प्रैक्टिस करना है। बच्चों, रेलगाड़ी और यात्रीगण के अलावा भी जैसे प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं गार्ड, तो गार्ड का शब्द संरचना है ग जमा आ जमा र जमा ड़ जमा अ, तो बना गार्ड। झंडी झ जमा अंग जमा ड जमा ई झंडी। कूली क जमा उ जमा ल जमा ई कूली। चाय वाला च जमा आ जमा य जमा अ जमा व जमा आ जमा ल जमा आ, तो बना चाय वाला। यदि वर्णों को आगे पीछे करके क्रम बदल दिया जाए तब ये कोई अर्थ प्रकट नहीं करेगा। ठीक है, शब्द नहीं कहलाएंगे। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे कुली को उल्टा करके दिखाया गया है, तो कुली को हम कुली लिखते हैं तो सही शब्द मिलता है, पर यहाँ पे अगर ली को पहले ले लें, जैसे ल जमा ई जमा क जमा उ, तो बन गया लीकू, और लीकू का कोई अर्थ नहीं होता है। इसी तरह से रेलगाड़ी को भी आप उल्टा करके देख सकते हैं, जैसे ल जमा अ जमा र जमा ए, तो लड़े हो गया। ठीक है, और ग जमा आ जमा ड़ जमा ई, तो बना गाड़ी, तो लड़े गाड़ी कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आवश्यक है कि आप वर्णों को सही क्रम में लगाएं और एक सार्थक शब्द बनाएं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। इस प्रकार से बच्चों वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यह वर्ण की परिभाषा हुआ कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब इन वर्णों को किन किन, जैसे सार्थक मेल से शब्द बनता है, तो ये शब्द को हिंदी भाषा में शब्दों को अनेक आधारों पर बांटा गया है। जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, फर्स्ट जो है वो उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। सेकंड है वो बनावट के आधार पर है, और तीसरा जो है वो प्रयोग के आधार पर है। ठीक है, तो आगे हम जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर क्या चीज़ है। जैसे उत्पत्ति मतलब कि जन्म लेना, बनावट जैसे जन्म के बाद उसको कैसा स्ट्रक्चर देना है, और प्रयोग मतलब कि बन जाने के बाद उसका उपयोग कैसे होता है। इन चीज़ों को हम जानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम। ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी तरह के प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं। जैसे अग्नि, आपको पता है अग्नि को अग्नि ही कहते हैं, संस्कृत में उसका आग नहीं बोलते, अग्नि ही बोला जाता है। चंद्र, उसको संस्कृत शब्द चंद्र ही है और लिखा भी जाता है चंद्र। रात्रि, हस्त, घट आदि, इस तरह से। अब नंबर 2 है तद्भव। तद्भव शब्द यानी कि किसी दूसरे शब्द से उत्पन्न हुआ, तद्भव।
तद प्लस भव, तद्भव मतलब संस्कृत में जो शब्द था उससे वो चेंज होकर मतलब बदल कर उसका कुछ अन्य अर्थ आता है, मतलब उसका दूसरे शब्द प्रयोग होते हैं, इसलिए उसको तद्भव कहा जाता है। जैसे ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ ही हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। देखिए जैसे वहाँ पे आपने अग्नि पढ़ा, यहाँ पे अग्नि को आग कहा जा रहा है। वहाँ पे आपने चंद्र पढ़ा, पर यहाँ पे हिंदी में इसको चांद कहा जा रहा है। वहाँ पे आपने रात को रात्रि पढ़ा, संस्कृत तत्सम में आपने रात्रि पढ़ा, पर तद्भव में उसको रात बोला जा रहा है। तत्सम में आपने हस्त पढ़ा, पर तद्भव में वो हाथ बन गया। घट आपने संस्कृत में घट पढ़ा, पर ये तद्भव में घट का घड़ा बन गया। ठीक है, आइए कुछ अन्य तत्सम शब्द जानें और उनके तद्भव शब्द को भी जानेंगे। तत्सम जैसे सर्प, और तत्सम शब्द सर्प है तो उसका तद्भव हुआ सांप। दधि तत्सम है तो दही तद्भव है। घोटक तत्सम है तो घोड़ा तद्भव है। कंटक तत्सम है तो कांटा तद्भव है। कार्य संस्कृत शब्द तत्सम है तो तद्भव उसका काम है। तत्सम निंद्रा है तो तद्भव नींद है। तत्सम दीपक है तो उसका दिया बन गया। प्रथम तत्सम है तो उसका पहला तद्भव हो गया। ग्राम मतलब गांव। सत्य मतलब सच। आपने तत्सम और तद्भव को जाना। अब तीसरा प्रकार है देशज शब्द। देशज उसे बोलते हैं जो देश में उत्पन्न हुआ हो, जैसे देश में पैदा हुआ हो। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा के लिए प्रयोग किए गए हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। ये सब देशी भाषा है, इसीलिए इसको देशज भाषा कहा जाता है। जो देश में बोले जाते हैं वो उसको देशज भाषा कहते हैं। विदेशी शब्द, अब विदेशी शब्द से ही पता चल रहा है कि विदेशी शब्द किसे कहते हैं। जो हमें दूसरे देशों से अपनाए गए भाषा है उसको विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए इसका, दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन, मशीन, डायरी, पादरी, कारतस, संतरा, साबुन, आदमी, वकील, सौगात, तौलिया, कमरा आदि। देखिए यह लालटेन जो है वो अंग्रेजी भाषा से आया है, तो इसलिए पर हिंदी में भी, अपने हिंदी भाषा में भी सेम लालटेन ही बोलते हैं, उसको कोई चेंजेस नहीं है। मशीन शब्द भी इंग्लिश है, क्योंकि आप इंग्लिश में भी मशीन लिखते हो, हिंदी में भी मशीन ही लिख रहे हैं। ठीक है। डायरी, डायरी भी इंग्लिश वर्ड है जो इंग्लिश शब्द से लिया गया है। पादरी ये फारसी भाषा है। कारतूस फारसी भाषा है। संतरा ये भी उर्दू फारसी से ही है। साबुन, आदमी, वकील, सौगात ये उर्दू भाषा है। तौलिया ये टॉवल से तौलिया बन गया, इसलिए ये अंग्रेजी भाषा से। कमरा ये भी अंग्रेजी भाषा से है। तो ये शब्द विदेशी भाषा है, मतलब कि दूसरे भाषाओं से लिए गए शब्द को विदेशी भाषा कहते हैं। अब हम बच्चों जानेंगे बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। बनावट मतलब कि जो उत्पन्न हुआ उसका आगे स्ट्रक्चर तो बनेगा ना, उसको बनावट बोलते हैं। ठीक है। तो वो किस तरह से बने थे, तो कुछ तो अन्य भाषाओं से आए थे, कुछ को मिलने से कुछ दूसरा तीसरा वर्ड बन जाता है, तो ऐसे शब्द को बनावट बोलते हैं। ठीक है। तो पहला है रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर इनके टुकड़े करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है। जैसे पेड़ है तो पे को अलग कर दो, ड़ को अलग कर दो, तो न पे का कोई अर्थ निकलता है न ड़ का। उसी तरह से कवि है तो क को अलग कर दोगे, व को अलग कर दोगे, मतलब टुकड़े करोगे तो भी उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। घोड़ा, घोड़ा को आप अलग करके देखो तो भी घो का कोई अर्थ नहीं है, डा का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से आप गुलाब को भी तोड़ के देख लो, गु को अलग करो, लाभ को अलग करो, तो कोई अर्थ उस भाषा से, उस शब्द से नहीं निकलता है, इसलिए इसको रूढ़ शब्द बोलते हैं। रूढ़ शब्द मतलब उसमें कोई भी बदलाव, चेंज नहीं आता है। नंबर 2 यौगिक शब्द। यौगिक ये शब्द
दो शब्दों के योग से बनते। यौगिक का मतलब ही है योग, योग मतलब जोड़ना, ठीक है। तो दो शब्द को जब हम जोड़ते हैं तो वो जरूर कुछ अर्थफुल मतलब सार्थक शब्द बनते हैं, इसलिए इसको यौगिक शब्द बोलते हैं। तो योग का अर्थ देखिए यहाँ पे जोड़ है, जोड़ मतलब प्लस। अतः शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आप देखो विद्यालय, अभी विद्या है तो विद्या का कोई ना कोई मीनिंग होता है, ठीक है। आलय है, आलय का मतलब भी घर होता है, ठीक है। पर दोनों मीनिंगफुल शब्द है, पर दोनों का हमने जोड़ दिया तो बन गया विद्यालय, ये भी एक मीनिंगफुल शब्द बना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए देवदूत, क्या बना है, देवदूत। तो यहाँ पे देव का मतलब देवता होता है, दूत मतलब जो उनके सैनिक और ये समाचार वादक होते हैं वो लोग होते हैं। तो दोनों मीनिंगफुल शब्द है, पर दोनों को जोड़ दिया तो बन गया देवदूत। तो ये एक नया शब्द बन गया जिसका कोई ना कोई अर्थ आ रहा है, इसलिए इसको यौगिक शब्द बोलते हैं। आगे देखिए योग रूढ़ शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक, इस पे ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और उससे कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नीला है प्लस कंठ है, ठीक है। नील, नीला जमा कंठ, तो नीला एक रंग का नाम है, कंठ अपनी बॉडी पार्ट है, ऑर्गन है, पर दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो बन गया नीलकंठ। अब नीलकंठ आपको पता है कि या तो एक पक्षी हो सकता है या तो शंकर भगवान शिव जी हो सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा अर्थ निकल आया, ठीक है। इसी तरह से पंग प्लस ज, पंख प्लस ज तो बना पंकज। अब यहाँ पंख का मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में, प्लस ज का मतलब होता है जन्म लिया हुआ अर्थात जन्मा। तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बना पंकज, पंकज का मीनिंग कुछ और निकला, कमल। आइए कुछ ऐसे ही यौगिक और योग रूढ़ शब्द में अंतर जाने, ठीक है। तो यौगिक और योग रूढ़ में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दोनों के बीच अंतर क्या है। तो यौगिक मतलब कि दो शब्दों के मेल से दोनों का अर्थफुल होता है, ठीक है। और योग रूढ़ में आपने बोला दो या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, पर उसका भी मीनिंग अलग ही आएगा। तो यहाँ पे यौगिक पहले देखते हैं, जैसे रेल जमा गाड़ी तो बना रेलगाड़ी, स्नान प्लस घर तो बना स्नान घर, प्रधान जमा मंत्री तो प्रधानमंत्री, नील जमा कमल तो नील कमल, देश जमा भक्ति तो देशभक्ति। ये हुआ यौगिक शब्द। अब हम जानेंगे योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द जिसका जैसे 10 एक नंबर है और प्लस आनन मतलब सिर वाला, तो 10 सिर वाला तो बना दशानन। तो 10 सिर किसके होते हैं, आपको पता है 10 सिर किसका था, रावण का, ठीक है। नीला प्लस कंठ तो बना नीलकंठ, नीलकंठ आपको पता ही है शिव जी है, शिव भगवान है। त्रि का मतलब होता है 3, जमा नेत्र बना त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र किसको कहा गया है, यस, इसमें भी शिव भगवान आएंगे। चतुर, चतुर का मतलब होता है 4, तो चतुर जमा भुजा तो बना चतुर्भुज, मतलब जिसको 4 भुजाएं होती है। 4 भुजाएं मतलब 4 बाहें, तो 4 बाहें किसके हैं, विष्णु भगवान के, ठीक है। अब आगे देखते हैं लंबा प्लस उदर, लंबोदर, ठीक है। लंबा मतलब लॉन्ग, उदर मतलब पेट, बड़ा पेट वाला, लंबा उदर वाला कौन है, ये बड़ा पेट वाला गणेश भगवान, ठीक है। तो इस तरह से यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द बनते हैं। ओके बच्चों, तो हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द संरचना को जाना और बनावट के आधार पर शब्द संरचना को जाना। अब हम जानेंगे
प्रयोग के आधार पर शब्द संरचना। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर शब्द संरचना कैसे होते हैं, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे पहला होता है विकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं इनके रूप में लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे है अविकारी। नंबर 2 है अविकारी। इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। इन शॉर्ट पाठ में हमने आज क्या सीखा वो हम इसमें जानते हैं और उसको वापस से दोहराते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी में आपने देखा कि रेलगाड़ी का वर्ण कैसे मेल किया था और वो सार्थक बना था, इसलिए सार्थक शब्द बना था। ठीक है, सार्थक जोड़े गए थे। इसी तरह से अगला है हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। जैसे आपने देखा कि पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था बनावट के आधार पर और तीसरा था प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है लिंग, वचन तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जिसमें परिवर्तन आएगा उन्हीं को विकारी कहते हैं और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता उसको अविकारी कहते हैं। अगला, जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को देखिए और समझिए। थैंक यू।